तो बेटा आज मैं आपको कराऊंगा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल इसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। क्लास वेरिएबल। अब देखो, हमने एक क्लास बनाई, मैंने आपको क्लास बनाना सिखा दिया था। ये डाटा मेंबर्स हैं और ये फंक्शन मेंबर्स हैं। तो ये जो क्लास बना रहा हूँ, अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेमोरी के हिसाब से भी समझ लो। ये जो क्लास की मैंने डेफिनेशन लिखी है, रैट क्लास को आपको एग्जांपल से 2-3 दिन हमने कराया था, रैट क्लास की थी। तो जो रैट क्लास की डेफिनेशन लिखी थी, इस डेफिनेशन के लिखने पर मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं हुआ। हमने रैट क्लास में इंट n, d न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन किए थे, डिक्लेयर किए थे रैट क्लास में। तो जो रैट क्लास पूरी की पूरी डिक्लेयर हो गई, उसके बाद मेन फंक्शन बना दिया। मेन फंक्शन में सपोज करो मैंने रैट क्लास की कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं की, रैट क्लास को यूज ही नहीं किया। रैट क्लास बना रखी है लेकिन मेन में उसको यूज नहीं किया। तो अब आप ये बताओ कि मेमोरी एलोकेट होगी कि नहीं। रैट क्लास के जो दो मेंबर थे n और d इंटीजर टाइप के, क्या उनके लिए मेमोरी एलोकेट होगी? मेन में नहीं यूज कर रहे, मेन में रैट क्लास का यूज नहीं किया, सिर्फ डेफिनेशन ही डेफिनेशन लिखी है रैट क्लास की, नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि मेमोरी तो तभी एलोकेट होगी जब उसके वेरिएबल क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट के केस में, क्लास के केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी। इसको थोड़ा बंद कर लो यार, आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है, दरवाजा बंद करो। तो ये बात समझने की है कि ये जो क्लास की हम डेफिनेशन लिखते हैं, ये डेफिनेशन सिर्फ एक टेम्पलेट बताती है, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बता रही है कि भाई इस टाइप की अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो इस टाइप का डाटा मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा या मेमोरी स्पेस उसके लिए एलोकेट हो जाएगा। जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तब तक कोई स्पेस एलोकेशन नहीं होगी। ये एक मैंने आपको बात बतानी, समझानी थी, क्लियर करनी थी। अब आपने क्लास बना दी जी, क्लास की ऑब्जेक्ट भी बना दी, रैट क्लास है, रैट क्लास की 3 ऑब्जेक्ट बना दी, R1, R2, R3, और उन तीनों ऑब्जेक्ट के अपने अपने n और d हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? जो भी ऑब्जेक्ट उस किसी भी फंक्शन को कॉल करेगी, वो फंक्शन उसके घर के ही n और d को यूज करेगा, एक्सेस करेगा। ये भी क्लियर है मॉडल। अब बात ये आती है कि जब हम मेन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक वर्क एरिया कह लो या मेमोरी स्पेस अलग से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसकी समस्या ये है, अभी तो ये बेनिफिट की बात है, अब उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम उसकी ये है कि मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल या ऐसी कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है जहां पर मैं हर एक ऑब्जेक्ट की जो एक कॉमन एक्टिविटी है उसका हिसाब रख सकूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। भाई आपने एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाई, क्लास कौन सी बनाई? एक घर, एक घर का डिजाइन बना दिया।
उसमें 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरों का उसमें डाटा स्ट्रक्चर लिख दिया, वो 3 कमरे 4 कमरे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब एक नया एरिया, नई कॉलोनी बनाने लगा एक कंस्ट्रक्टर, ठेकेदार, उसने उस ब्लूप्रिंट का, उस नक्शे का यूज किया और प्लाट काटने शुरू कर दिए। उसी नक्शे वाले प्लाट वो काटने लग गया। जैसे रेड क्लास की R1, R2, R3 3 ऑब्जेक्ट बनाई, मतलब कि 3 प्लाट मेमोरी में कट गए। ठीक है, अब एक मंदिर भी बना दिया उसने, कॉलोनी बस गई पूरी की पूरी, कॉलोनी में लोग रहने लग गए। अब उस मंदिर में एक घंटी लगी हुई है, बेल, तो लोग सुबह आए और मंदिर में पूजा करें, बेल बजाएं। तो अब आप ये बताओ भाई, एक बंदा मंदिर के दरवाजे पे बैठा है, मंदिर की चौखट पे, और वो क्या करता है कि भाई वो, उसका काम ये है कि भाई वो घंटी गिनने का काम है उसका, वो बेल गिनता है, भाई कितनी बेल बज गई। अब उस कॉलोनी में 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, कोई भी मंदिर आ रहा है वो घंटी बजा रहा है। उस बंदे का क्या काम है, वो सिर्फ बेल की काउंटिंग करेगा कि भाई कितनी बार बेल बजी है। चाहे वो एक ही बंदा बार बार बेल बजा दे, चाहे अलग अलग बंदे बेल बजाएं, चाहे 50 में से 20 बंदे आए मंदिर में वो बेल बजाएं, चाहे 50 में से 20 बंदे आए लेकिन 10 ने बेल नहीं बजाई, उसने तो बेल काउंट करनी है। तो अब यहां पर समस्या ये है कि वो जो बेल काउंट करेगा उसके लिए उसने एक वेरिएबल यूज करना है, काउंटर वेरिएबल हम बोल देते हैं उसको, उसने काउंटर वेरिएबल यूज करना है। अब वो काउंटर वेरिएबल यूज करेगा, एक्स ऑब्जेक्ट आई, उसने बेल बजाई तो उसने काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा दी, वाई ऑब्जेक्ट आई, उसने बेल बजाई तो उसने काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा दी। अब वो जो काउंटर वेरिएबल है, यहां पर समस्या ये है ये मेमोरी मैप है, इस मेमोरी में ये O1 ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, इनके अंदर का कोई भी डिजाइन है, ऐसा डिजाइन है, ये इसके मतलब डाटा स्ट्रक्चर हैं। आ जाओ, अब ये 3 ऑब्जेक्ट बन गई, ये गांव है, ये गांव बस गया, कोई और मंदिर भी बना दिया यहाँ पे, और ये घंटी भी बना दी। अब इस घंटी को बजा रहे हैं लोग, ये घंटी कितनी बार बजी इसको काउंट करना है, उसके लिए कोई वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो वो वेरिएबल ये हो गया काउंटर वेरिएबल, ये एक बार बेल बजेगी तो इस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगली बार बजेगी तो 1 + 1 2 हो जाएगी, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसके बेल के बजने पर इस काउंटर वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा हम चाहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो अब इस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए? अब आप कहो जी कि ये जो काउंटर वेरिएबल है, इस काउंटर वेरिएबल को, वेरिएबल है ये, और क्योंकि ये मॉडल क्लास का है तो भाई इसको क्लास का कोई मेंबर बना देते हैं, डाटा मेंबर। तो अगर इस काउंटर वेरिएबल को, मैंने इसका नाम सी रखा है, इस काउंटर वेरिएबल को अगर मैं क्लास का मेंबर बना देता हूं, डाटा मेंबर, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी तो पहले उसके ये 3 कमरे बनते थे, अब एक कमरा और बन जाएगा, ये कमरा सी है,
हर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे ये भी एक डाटा मेंबर हो गया। पहले 3 डाटा मेंबर थे, अब 4 डाटा मेंबर हो गए। ठीक है। अब जब बेल बजेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट बेल बजाएगी तो वो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देगा। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि ये ऑब्जेक्ट इस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाएगी तो वो वैल्यू किस में बढ़ेगी? इसके अपने घर में। ये ऑब्जेक्ट काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाएगी तो वैल्यू किस में बढ़ेगी? इसके अपने सी में, इसके अपने सी में। तो टोटल कैसे होगा भाई? शाम तक कितनी बेल बजी, इसका टोटल कैसे होगा? तो इसका हल ये है कि हमें एक ऐसा वेरिएबल, ऐसी लोकेशन चाहिए जो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो, ऑब्जेक्ट से बाहर हो। ये यहां ऑब्जेक्ट के अंदर उसको डिफाइन करने से बात नहीं बनेगी। ये जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट से अलग है, ये एक ही बार क्रिएट होना है, ये वेरिएबल एक ही बार यूज करना है। पूरी कॉलोनी में घर चाहे 50 बन जाएं, लेकिन ये वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल अलग से सिंगल ही रहे, ताकि उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे कोई एक्टिविटी कर रही है और उसकी काउंटिंग अगर हम करना चाहते हैं तो वो काउंटिंग कंसोलिडेट होती रहे, यूनिफाइड होती रहे और रिफ्लेक्ट हो जाए। अब ये नई समस्या है। अभी तक आपने जो क्लास को समझा था, देखा था, उसमें डाटा मेंबर बनाए थे और वो डाटा मेंबर तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के बन गए थे। आपने रेट क्लास की R1, R2, R3 ऑब्जेक्ट बनाई तो उसका जो डाटा मेंबर थे N और D, वो R1 के भी N और D बन गए, R2 के भी N और D बन गए, R3 के भी N और D बन गए। वो तो जितने मेंबर बनाए आपने वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के अंदर चले गए। मैं अब एक ऐसा मेंबर चाहता हूं जो ऑब्जेक्ट से बाहर हो, ऑब्जेक्ट के अंदर ना हो। अगर वो इंडिपेंडेंट होगा ऑब्जेक्ट से तो ही मैं उसका लाभ उठा सकूंगा, उसको मैं, मेरे वो काम का होगा। अदरवाइज ऑब्जेक्ट के अंदर है तो भाई फिर वो तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। उसके लिए मैं कोई यूनिफाइड ऑपरेशन की काउंटिंग या ऑब्जर्वेशन वो नहीं ले सकूंगा। तो अब एक ऐसा मेंबर बनाना जो कि ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो और क्लास का माना जाए, क्लास का मेंबर वो माना जाए, तो उसके लिए स्टैटिक डाटा मेंबर या स्टैटिक वेरिएबल हम यूज करते हैं। देखो कैसे करेंगे। ये टेस्ट क्लास बना रहा हूं मैं, टेस्ट क्लास। मैं वही एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, घंटी वाला, बेल वाला। ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक काउंटर वेरिएबल यूज करना है, स्टैटिक इंट काउंटर। स्टैटिक इंट काउंटर, स्टैटिक लिखना है मैंने। स्टैटिक लिखने से क्या होगा कि ये जो काउंटर नाम का वेरिएबल है, मेंबर है, डाटा मेंबर, अब ये क्लास का नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं होगा। ऑब्जेक्ट के डिजाइन में, घर के डिजाइन में ये नहीं आएगा। स्टैटिक लिख दिया तो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो गया। इसको इसीलिए यहां पर क्लास वेरिएबल बोला है। क्लास, स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल, ये क्लास का वेरिएबल है, इस टेस्ट क्लास का वेरिएबल है। ये टेम्पलेट नहीं है, नक्शा नहीं है,
एन और डी जो थे वो नक्शा थे, ये स्टैटिक लिख दिया, मतलब ये इस क्लास का वेरिएबल है। अब आप देखो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। पब्लिक, ये सिर्फ मैंने डाटा मेंबर के तौर पे सिर्फ काउंटर रखा, मतलब कि ऐसा घर बना रहा हूं जिसका कोई कमरा नहीं है। जब इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, टेस्ट क्लास की जो ऑब्जेक्ट बनेंगी, उस ऑब्जेक्ट का कोई कमरा नहीं होगा। मैंने बनाया ही नहीं कोई कमरा, ये जो बनाया है ये ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये तो अलग है, क्लास का है, ये तो ये है सी। ये वाले कमरे मैंने कोई नहीं बनाए, समझ गए। अब मैं दो फंक्शन बनाता हूं। एक तो है फंक्शन void टन, TUNN, टन, घंटी बजाना, टन void। ये मेंबर फंक्शन है क्लास का, और इसमें मैं क्या करता हूं, काउंटर प्लस प्लस, काउंटर वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को एक बढ़ा देगा। टन, घंटी बजी, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ गई। फिर दूसरा फंक्शन void शो काउंट, सी आउट काउंटर। छोटा सा प्रोग्राम है, छोटी सी क्लास है। एक स्टैटिक मेंबर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, स्टैटिक लिख दिया, इसका मतलब ये मकान के नक्शे में नहीं आएगा, मकान के नक्शे से बाहर रहेगा और क्लास का वेरिएबल माना जाएगा, क्लास वेरिएबल, इसीलिए इसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं। और ये कॉमन है, ये सिंगल है। आप ऑब्जेक्ट जो है चाहे 20 क्रिएट कर लो, 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, लेकिन ये जो काउंटर वेरिएबल है ये पहली ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पर वन टाइम क्रिएट हो जाएगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे ना तो ये होगा भी नहीं, तो ये नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दी तो उस ऑब्जेक्ट के नक्शे में नहीं आएगा, लेकिन उससे अलग बाहर ये काउंटर वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। बात समझ गए हो? अब मैंने सिर्फ दो फंक्शन बनाए हैं, एक टर्न फंक्शन, एक शो काउंट फंक्शन। टर्न फंक्शन क्या कर रहा है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू एक बढ़ा देगा। शो काउंट फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो भाई ये काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को छाप देगा, सी आउट कर देगा, दिखा देगा। तो कितनी बार बेल बजी है, कितनी बार बेल बजी है ये देखने के लिए शो काउंट और टन बेल बजाते हो तो भाई फिर ये टन से बेल बजा रहे हो, शो काउंट से देख रहे हो कि भाई कितनी बार बज गई अब तक। बात होगी क्लियर? अब आप इसको चलाते हैं प्रोग्राम को। ये मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मैं टेस्ट टाइप की टी एक ही ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट मैंने टेस्ट टाइप की टी बना ली। अब टी डॉट, अच्छा सॉरी, एक कमी रह गई ना, हाँ गड़बड़ है, एक कमी रह गई, इसको तो रहने दो यहीं पे, यहाँ काम करना रह गया।
जब ये क्लास की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, क्लास की डेफिनेशन की ये जो बॉडी है सारी की सारी, ये बॉडी तो नक्शा बताती है, टेम्पलेट बताती है। इसकी बॉडी की डेफिनेशन में कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं होता। वेरिएबल तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तब क्रिएट होगा, मेमोरी तो तब क्रिएट होएगी। तो इस बॉडी के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है उसके लिखने से मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही, मेमोरी रिजर्व नहीं हो रही। मेमोरी मेन में ऑब्जेक्ट बनाने पे रिजर्व होगी, ठीक है। लेकिन अब ये जो स्टैटिक इंट टाइप का काउंटर वेरिएबल है, जो स्टैटिक टाइप का है, क्लास का जो वेरिएबल है, इसको तो मेमोरी मिली नहीं अभी तक, इसको नहीं मिली मेमोरी। तो इसको मेमोरी देने के लिए आप क्लास की डेफिनेशन जब पूरी हो जाए, क्लास की बॉडी पूरी हो जाए, इसके बाद आप इस वेरिएबल का यूज की जो डिक्लेरेशन है वो अलग से करोगे। क्या करना है आपने, इसके बाद अगली लाइन में नीचे मैं इसके आगे लिख देता हूं, इंट टेस्ट काउंटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है और इंट टाइप का, क्योंकि इंट टाइप का है तो इंट टाइप का आपने डिक्लेयर कर देना है। ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हो रही है, बॉडी के बाहर हो गया ना, मेन से पहले और इसकी बॉडी से बाहर, तो ओपन डिक्लेरेशन है। ओपन डिक्लेरेशन ग्लोबल डिक्लेरेशन होती हैं। तो आपने ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दी इसकी। इस डिक्लेरेशन के होने पे मेमोरी रिजर्व होगी काउंटर के लिए। जब तक आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तब तक काउंटर को मेमोरी नहीं मिली। यहां पर लिख देने से मेमोरी नहीं मिल रही, यहां पर लिख देने से तो नक्शा है सिर्फ, ये समझ रहे हो। प्लॉट कब कटेगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है या फिर स्टैटिक वेरिएबल के केस में उसकी डेफिनेशन, उसकी डिक्लेरेशन अलग से लिखी जाती है। तो ये अलग से डिक्लेरेशन लिख दी स्टैटिक वेरिएबल की, अब इसको मेमोरी मिल जाएगी। लेकिन ये काम कब करेगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब होगी, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और सिर्फ एक ही बार होगी, बार बार नहीं होगी। आप दूसरी ऑब्जेक्ट बनाओ, तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ, 10, 20, 50 जितनी मर्जी ऑब्जेक्ट बनाओ, ये सिर्फ पहली ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर ये वाला जो काउंटर की लोकेशन है, मेमोरी रिजर्वेशन है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर रिजर्व होगी, बार बार नहीं होगी। क्लियर होगी बात। अब आप इस टेस्ट को देखो। टेस्ट क्लास का मैंने एक टी ऑब्जेक्ट बना दी। अब टी ऑब्जेक्ट की मदद से टर्न फंक्शन को कॉल कर लिया। ये T1 T2 दो ले लो, T1 T2। T1 T2। अच्छा, ये तुम्हारे को एक असाइनमेंट है, एक काम है। आप ऐसी ही एक क्लास बनाओगे, इस क्लास में कोई भी डाटा मेंबर नहीं होगा। ये तो स्टैटिक वाला है, अलग है ये। मतलब क्लास का जो टेम्पलेट है उसमें कोई भी डाटा मेंबर आप नहीं लिखोगे, सिर्फ फंक्शन लिख दिए, ठीक है। और क्लास बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाई। अब उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है ना, तो साइज ऑफ ऑपरेटर लगाओ। साइज ऑफ ऑपरेटर, जैसे ये T1 ऑब्जेक्ट बनाई है मैंने, साइज ऑफ T1, और इसका साइज देखो कितना बताता है। इसका कोई कमरा तो बनाया ही नहीं, स्पेस तो एलोकेट हुआ ही नहीं, तो क्या 0 स्पेस बताएगा, 1 बताएगा, 2 बताएगा, कुछ मिनिमम है नंबर वो बताएगा, कितना बताएगा। ये आप खुद प्रैक्टिकल करके चेक करना कि भाई अगर किसी क्लास में कोई डाटा मेंबर है ही नहीं, हमने सिर्फ फंक्शन लिख दिए, एक फंक्शन, दो फंक्शन,
और उस क्लास की ऑब्जेक्ट हमने बनाई, तो वो ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कंज्यूम कर रही है। बात समझ गए? तो ये आपने चेक करना है प्रैक्टिकल में। अब मैंने क्या किया, ये T1 और T2 दो ऑब्जेक्ट बना दिए। T1 की मदद से टन घंटी बजाई। टन क्या करेगा, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देगा। काउंटर वेरिएबल कहाँ है, अब वो T1 के घर में नहीं है, वो तो बाहर है, तो इसकी वैल्यू बढ़ा दी। पहले कितनी थी इसकी वैल्यू, पहले तो मैंने बताई, लिखी ही नहीं। तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है। 0 बाय डिफॉल्ट, आपने कोई वैल्यू नहीं लिखी, वैल्यू दी ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होगी, 0 होगी। अब आप ये काम करना कि यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, इसी से ही मेमोरी मिल रही है ना, यही मेमोरी एलोकेशन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर इंट टेस्ट काउंटर इज इक्वल टू कोई नंबर दे देना, जिसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, वैल्यू असाइनमेंट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, वैल्यू असाइनमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए ही उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी, उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो आप इस काउंटर वेरिएबल को कोई 0 के अलावा कोई और वैल्यू दे के देख लो, 5, 10, 15, 20, 18, 27, कुछ भी, कोई भी नंबर दे के देख लो, इंटीजर नंबर, और फिर देखो क्या होता है। अब देखो, आपने T1 की मदद से टन फंक्शन कॉल किया, फिर T2 की मदद से शो काउंट फंक्शन कॉल कर लिया, फिर T2 की मदद से टन फंक्शन कॉल किया, T1 की मदद से टन फंक्शन कॉल किया, T2 की मदद से टन फंक्शन कॉल किया, T1 की मदद से शो काउंट फंक्शन कॉल किया। क्या वैल्यू आएगी, इनिशियल वैल्यू 0 मानो आप, बाय डिफॉल्ट 0 है वैल्यू। लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, जितनी बार टर्न हुआ उतनी हो जाएगी वैल्यू। एक बार टर्न हुआ तो वैल्यू 1 हो गई, दूसरी बार 2, 3, 4, तो 4 वैल्यू आ जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकल में करके देखो, ठीक है। इसके यूज होने के बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज करो एक आपका कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम है, कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम, ठीक है। तो उस बैंक के पास लोग, ये जो ऑब्जेक्ट हैं आपकी, क्लास है आपकी कोऑपरेटिव क्लास, और उसमें आपने 5-10 ऑब्जेक्ट बना ली। वो 5-10 ऑब्जेक्ट जो है वो बंदे हैं, लोग हैं, आदमी हैं, और कोऑपरेटिव वाला मामला है, और उनके पास वो उधार लेने के लिए आते हैं कि भाई उधार दे दो जी, बैंक है, लोन दे दो। तो कोई 5,000 लोन ले गया, कोई 20,000 ले गया, कोई 50,000 ले गया, तो वो ये सिस्टम चल रहा है। अब उसके पास मान लो 2 लाख रुपए हैं, तो वो देता जाएगा, 2 लाख में से कम होते जाएंगे पैसे। जब उसके पास पैसे पूरे मुक गए, 2 लाख कंज्यूम हो गए, फिर अगर कोई लोन लेने आए तो भाई उसको वो हाथ खड़े कर देगा कि भाई लोन नहीं मिल रहा। अब ये जो टर्न फंक्शन है, ये तो सिंपल मोस्ट बताया है कि भाई ये काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को 1 बढ़ा रहा है। आप काउंटर वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर, काउंटर वेरिएबल पर कोई भी ऑपरेशन लगाओ। आप यहाँ से लोन नाम लिखो इसका, लोन फंक्शन का, और इनपुट करवाओ वैल्यू, भाई लोन 50,000, तो वो जो उसका बैलेंस है काउंटर वेरिएबल जो है वो बैलेंस नाम है। तो इनिशियली बैलेंस 2 लाख है, फिर आपने किसी ऑब्जेक्ट ने ये लोन फंक्शन कॉल किया और 50,000 डाला,
तो उसने वो बैलेंस में से 50,000 माइनस कर दिया और उसको एक सिग्नल दे दिया कि ले भाई तेरे 50,000 पास हो गए। और जब इसके पास ख़त्म हो जाए, वो इतनी रकम मांगे कि इसके पास ना बचे, तो वो कुछ और सिग्नल दे दे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका मॉडल क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है जिसमें आपको एक क्लास वेरिएबल की ज़रूरत पड़े, जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो और सेंट्रली काम करता हो। हर ऑब्जेक्ट हर क्लास का एक सेंट्रली मेंटेन्ड वेरिएबल वो स्टैटिक वेरिएबल है। किससे बना? सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड लिखने से बना। अगर आप स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखते तो ये मेंबर हो जाएगा, डाटा मेंबर। फिर तो इसके नाम का कमरा बन जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट में कमरा बन जाएगा। फिर हमें इसको एक्सेस करने में और इसको मैनिपुलेट करने में मुश्किल रहेगी। हमने इसको ऑब्जेक्ट से अलग रखना है। अलग कैसे रखेंगे? स्टैटिक कीवर्ड लगाकर रखेंगे। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। इट इज ए क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल क्योंकि क्लास का वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है, क्लास का वेरिएबल। और ये ध्यान रखना कि क्लास डेफिनेशन होने के बाद आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर जरूर करोगे। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया, जब तक ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं दे रहे, तब तक उसको मेमोरी नहीं मिल रही। और जब तक मेमोरी नहीं मिली, तब तक वो भाई वैल्यू कैसे होल्ड करेगा? होल्ड करने के लिए मेमोरी चाहिए, घर चाहिए। तो इसका घर बनाना पड़ेगा आपको अलग से। ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे इसका घर नहीं बनता। इसका घर बनाने की अलग स्टेटमेंट आपने अलग से लिखनी है, और मेन से पहले लिखनी है, मेन के बाहर लिखनी है। क्लास की डेफिनेशन पूरी होने के बाद लिखनी है, उसके नीचे लिखनी है। समझा दी सारी चीज़ें? स्टैटिक टाइप का वेरिएबल क्लियर हो गया? ये जो स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, अब आपको मैं थोड़ा सा इसका और वो बता दूं कि ये तो मैंने C++ में जो स्टैटिक है वेरिएबल, वो कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो बताया है। सी में भी आपने स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किया होगा, किया था क्या? स्टैटिक वेरिएबल को समझा था? सी में भी स्टैटिक वेरिएबल होता है। स्टैटिक थोड़ा सा मैं वो भी समझा दूं, फिर मेरा क्लियर पूरा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सी में बता रहा हूँ मैं सी बता रहा हूँ। ठीक है, सी का स्टैटिक वेरिएबल। आपने सी में एक फंक्शन बनाया, UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन, आपने खुद बनाया है। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? कोई भी फंक्शन ले लो। आपने फंक्शन बनाया void और काउंटर ही फंक्शन बनाया, सपोज करो। या काउंटर की बजाय प्रिंट मैसेज नाम का एक फंक्शन बनाया है। उस फंक्शन में क्या लिखा है? प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी है। कोई मैसेज है, वो आप प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है ना? बस इतना सा काम करना है। तो इसके साथ साथ आप एक एडिशनल काम और करना चाहते हो। आप ये चाह रहे हो भाई ये जो प्रिंट मैसेज फंक्शन है, ये कितनी दफ़ा कॉल हुआ, कितनी दफ़ा कॉल हुआ। तो उसके लिए आपने एक काउंटर वेरिएबल यूज़ कर लिया। ये प्रिंटफ तो चलो लिखी हुई है, इससे पहले आपने एक काउंटर वेरिएबल यूज़ कर लिया।
इंट काउंटर, और आपने मैसेज तो प्रिंट करवाया, मैसेज के बाद रिटर्न, ये वॉइड नहीं, इंट करना, रिटर्न काउंटर। एक स्टेटमेंट और आ जाएगी इसके बीच में, या यहीं लिख दो प्लस प्लस रिटर्न प्लस प्लस काउंटर। मतलब ये फंक्शन मैंने बनाया है, मेन ख़त्म होने के बाद बनाया है, यूडीएफ है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन मेरा एक काम कर रहा है, भाई एक मैसेज है, उस मैसेज की प्रिंटिंग करता है सिर्फ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एडिशनली ये भी चाह रहा हूँ कि भाई ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ। पहली बार कॉल हुआ तो ये मेरे को रिटर्न 1 कर देवे, दूसरी बार कॉल हुआ तो रिटर्न 2 कर दे, तीसरी बार कॉल हुआ तो रिटर्न 3 कर दे। मैसेज तो प्रिंट कर ही देगा, कितनी दफ़ा कॉल हुआ मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दे कि भाई मैं 5वीं बार कॉल हुआ हूँ, मैं 10वीं बार कॉल हुआ हूँ, मैं 50वीं बार कॉल हुआ हूँ। ठीक है ना। डिफरेंट पॉइंट पे, मेन में आपका बहुत लंबा मेन है, उस मेन में अलग अलग पॉइंट पे आप इस फंक्शन को यूज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो आप सिर्फ ये आपने एक हिसाब रखना है कि भाई कितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा, छोटी सी बात है। अब ये काउंटर को रिटर्न करेगा, लेकिन समस्या क्या है कि भाई ये जो काउंटर वेरिएबल है ये तो इसका लोकल वेरिएबल है, फंक्शन का लोकल, ऑटोमेटिक वेरिएबल है, ऑटोमेटिक ऑटो टाइप का वेरिएबल। ये क्लासेज होती हैं वेरिएबल की, ऑटो क्लास, स्टैटिक क्लास, आपकी रजिस्टर क्लास और वोलाटाइल क्लास, एक्सटर्न क्लास। 5 क्लासेज हैं सी में, अगर आपने किया हो तो। मैं सिर्फ आपको ऑटो क्लास और स्टैटिक क्लास 2 ही बता रहा हूँ। कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो वो वेरिएबल उसकी डिक्लेरेशन वाले पॉइंट से उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और जिस बॉडी में वो डिक्लेयर हुआ है उस बॉडी तक ही उसका लाइफ रहेगी। मतलब प्रिंट मैसेज फंक्शन को आपने कॉल किया तो ये उसकी बॉडी शुरू हुई, यहाँ पर काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो काउंटर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो गई, प्रिंट हो गया, रिटर्न कर दिया काउंटर, फंक्शन ख़त्म हो गया। फंक्शन ख़त्म होने पर मेमोरी से काउंटर वेरिएबल की मेमोरी साफ हो जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब अगली बार आपने काउंटर वेरिएबल कॉल किया तो काउंटर वेरिएबल को प्रिंट मैसेज फंक्शन कॉल किया, फिर काउंटर वेरिएबल क्रिएट हुआ। अब ये अलग जगह पर क्रिएट होगा या उसी भी जगह पर क्रिएट हुआ तो नया क्रिएट हुआ है, नई वैल्यू, काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू आप 0 कर दो। तो हर बार आप प्रिंट मैसेज फंक्शन कॉल करोगे, हर बार काउंटर की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 1 रिटर्न कर देगा। अब ये तो बड़ी समस्या है। आप चाहते हो कि भाई मुझे इसका हिसाब रखना है कितनी बार कॉल हुआ। ये आपके घर का नौकर था, सर्वेंट था, इसको बाजार भेजा है, बाजार भेजने का फंक्शन है ये। भाई कितनी बार बाजार हो आया, 5 बार, 10 बार, 20 बार हो सकता है, उसके हिसाब से आपने उसको पेमेंट करनी हो। तो आपने काउंटर वेरिएबल का यूज किया, लेकिन काउंटर वेरिएबल तो हर बार नया क्रिएट होगा और हर बार 0 वैल्यू उसकी इनिशियल में सेट हो जाएगी और हर बार ये 1 रिटर्न करेगा। ये तो हमें नहीं बता रहा अभी कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो फंक्शन के ख़त्म होने पर भी जिंदा रहे।
ये फंक्शन यहाँ पूरा हो गया, वापस कंट्रोल मेन में चला गया, मेन में उसने 4-5 स्टेटमेंटें और एग्जीक्यूट कर दी, वापस दोबारा इस फंक्शन को कॉल करवा लिया। जब दोबारा कॉल करवाया तो ये काउंटर वेरिएबल अपनी पहले वाले फंक्शन की कॉलिंग के टाइम जो भी वैल्यू थी, ये वेरिएबल अपना उसी जगह पे कायम है अंगद के पैर की तरह, और वैल्यू भी रिटेन किए हुए है, वो पिछले वाली वैल्यू संभाल के रखे हुए हैं। तो अब क्या होगा कि अभी फर्स्ट टाइम जब मैं प्रिंट मैसेज फंक्शन कॉल करूंगा तो ये वेरिएबल, इसको मैं स्टैटिक टाइप का लिखूंगा यहां पर, स्टैटिक इंट काउंटर इज इक्वल टू 0। अगर काउंटर इज इक्वल टू 0 नहीं भी लिखूंगा इज इक्वल टू 0 तो बाय डिफॉल्ट 0 पे सेट होगा। तो फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा प्रिंट मैसेज फंक्शन, फर्स्ट टाइम तो इस काउंटर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और रिटर्न में ये 0 + 1 रिटर्न कर देगा। मेन में वापस चला गया कंट्रोल। कुछ देर बाद आपने दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया, दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया तो यही स्टेटमेंट वो फिर पढ़ेगा, हर बार पढ़ेगा भाई। तो लेकिन इस बार जब पढ़ेगा, पहली बार भी उसने ऐसे ही किया था, पहली बार भी इसने देखा था कि भाई काउंटर नाम का वेरिएबल कुछ बना रखा है मैंने, तो फर्स्ट टाइम तो उसको कहीं मिलेगा नहीं, कोई उसकी एंट्री नहीं होगी कि भाई वेरिएबल बना हुआ है और उसका एड्रेस ये है। सेकंड टाइम इसको एंट्री मिल जाएगी कि भाई काउंटर नाम का वेरिएबल पहले बना रखा है और वो मरा नहीं है, जिंदा है, और ये उसका एड्रेस है। तो सेकंड टाइम जब उसको ये एंट्री मिल जाएगी तो फिर ये नए सिरे से दोबारा क्रिएट नहीं करेगा, ये वाली स्टेटमेंट सिंपली पास ऑन हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, और फिर प्रिंट कर देगा मैसेज को। रिटर्न में ++ काउंटर कर रहा है। ++ काउंटर का मतलब कि उस वेरिएबल में जितनी वैल्यू थी उसमें 1 जोड़ के और फिर रिटर्न कर दे, तो वो 2 रिटर्न हो जाएगा, अगली बार 3 रिटर्न हो जाएगा, अगली बार 4 रिटर्न हो जाएगा। तो स्टैटिक ने क्या काम किया? स्टैटिक ने वेरिएबल को मरने नहीं दिया, जिंदा रखा। अदरवाइज जो वेरिएबल की लाइफ होती है वो जिस बॉडी में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो उस बॉडी तक ही उसकी लाइफ रहती है, उससे बाहर वो मेमोरी से साफ हो जाता है। लेकिन स्टैटिक ये कहता है कि भैया आपकी बॉडी भले ही ख़त्म हो गई हो जिस बॉडी में आपको डिक्लेयर किया है, लेकिन आपको मैं मरने नहीं दूंगा। इसका लाइफ टाइम, स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम पूरा प्रोग्राम है, जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक तो जिंदा रहेगा स्टैटिक। लेकिन दूसरी चीज़ विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी के ऊपर क्या हिसाब रहेगा स्टैटिक का? स्टैटिक वेरिएबल विजिबिलिटी के मामले में कोई दखल नहीं देता। और विजिबिलिटी का रूल क्या है कि जिस ब्लॉक में वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक में विजिबल रहता है, उसी ब्लॉक में विजिबल रहेगा। इसीलिए जो स्वैप वाला प्रोग्राम था, स्वैप वाले प्रोग्राम की समस्या यही थी कि मेन में आपने 2 वेरिएबल ए और बी वैल्यू दे दी, ए की 10 बी की 20, लेकिन उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को आप स्वैप फंक्शन में एक्सचेंज करने की कोशिश करते रहे। अब वो ए और बी की जो विजिबिलिटी है मेन में, वो सिर्फ मेन में ही विजिबल है, स्वैप में वो विजिबल ही नहीं है। आप कहाँ टकरे मार रहे हो? तो विजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जहाँ पर आपने जिस ब्लॉक में वेरिएबल को डिक्लेयर किया है सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर उस वेरिएबल की विजिबिलिटी रहेगी। तो स्टैटिक ने विजिबिलिटी पे कोई असर नहीं डाला। आप स्टैटिक वेरिएबल भी अगर डिक्लेयर करते हो, यूज करते हो, तो विजिबिलिटी उसकी सिर्फ इसके अंदर ही रहेगी। मेन में आप काउंटर को एक्सेस नहीं कर सकते, या इस पूरे प्रिंट मैसेज वाले फंक्शन के बाहर से कहीं से भी आप काउंटर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। जिंदा है वो, लेकिन बाहर से नहीं दिख रहा।
अंदर से दिख रहा है। इसीलिए दूसरा जो है ग्लोबल वेरिएबल, उसको यूज़ किया जाता है। इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। इसकी विजिबिलिटी कैसी है? लोकल है। और अगर आप किसी बॉडी के बाहर डिक्लेयर करते हो, ओपन में करते हो, तो वो ग्लोबल होता है। चलो, ये थोड़ा सा अब आपको मॉडल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आ जाओ जी, आ जाओ, बस कर दो, बंद कर दो।